केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने बात की थी किसके बारे में? सीड के बारे में। किसकी बात की दोस्तों? सीड की। तो सबसे पहले सीड की डेफिनेशन की बात करते हैं। दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान नए पौधे को जन्म देता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सीड कहलाता है। यदि सीड के अपन तकनीकी दृष्टि से डेफिनेशन को देखें तो दोस्तों, परिपक्व बीजांड ही क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। क्या दोस्तों? परिपक्व बीजांड को ही अपन सीड कहते हैं। इसमें भ्रूण और भ्रूणपोष सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। दोस्तों, परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। और इसमें भ्रूण और भ्रूणपोष किससे ढका रहता है? सुरक्षात्मक आवरण के द्वारा ढका रहता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों उत्तम बीज के गुण। उत्तम बीज में क्या कौन कौन से गुणों का होना जरूरी होता है या कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला आता है जेनेटिक प्योरिटी। क्या दोस्तों? जेनेटिक प्योरिटी यानी कि आनुवांशिक शुद्धता। दूसरे नंबर पर आता है फिजिकल प्योरिटी यानी कि भौतिक शुद्धता। तीसरे नंबर पर आता है सीड वैग्योर यानी कि बीज ओज। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों हाई जर्मेबिलिटी यानी कि हाई उच्च अंकुरण क्षमता। क्या दोस्तों? उच्च अंकुरण क्षमता। इसके बाद में बात करें दोस्तों मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। किसकी बात करते हैं दोस्तों? मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। तो मॉइस्चर कंटेंट यानी कि नमी की मात्रा। क्या दोस्तों? नमी की मात्रा। इसके बाद हमारा आता है फ्री फ्रॉम डिजीज। सीड क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम डिजीज, रोग से मुक्त यानी कि रोग मुक्तता। अगला आता है हमारा मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। इसके बाद आता है दोस्तों रियल वैल्यू, वास्तविक उपयोगिता मान। रियल वैल्यू का आपने कल सूत्र देखा था, अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटे 100। रियल वैल्यू का मान कितना होना चाहिए दोस्तों? उत्तम बीज का रियल वैल्यू का मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सीड इनवेगोरिटी यानी कि बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता। सीड क्या होना चाहिए दोस्तों? लंबे समय तक जीवित रहना चाहिए। बाद में इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? सीड प्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सीड प्रोडक्शन के बारे में। तो अपन इसमें सीड के टाइप्स को देखें तो सीड कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है दोस्तों ब्रीडर, और चौथा होता है, तीसरा होता है फाउंडेशन, और चौथा होता है दोस्तों सर्टिफाइड सीड। न्यूक्लियस सीड की बात करें यानी कि मूल केंद्रक की बात करें तो ये किसकी देखरेख में किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों? पादप प्रजनक द्वारा। और जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है। बात करें ब्रीडर सीड की, ब्रीडर सीड किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों? न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड तैयार किया जाता है। तो ब्रीडर सीड की बात करें तो ब्रीडर सीड को उत्पादन कौन करता है दोस्तों? पादप प्रजनक करता है। इसके जो कट्टा या थैली होती है, बैग, उस पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा हुआ। और जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी 100% होती है दोस्तों। फिर ब्रीडर सीड से कौन सा सीड तैयार किया जाता है दोस्तों? फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड की बात करें यानी कि आधार बीज, तो इसमें इसे प्रमाणीकरण संस्थाओं की देखरेख में तैयार किया जाता है। और इसमें टैग कौन सा होता है? सफेद, व्हाइट कलर का टैग होता है बैग पर। और इसकी फिजिकल और जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है दोस्तों? 98% होती है। इसके बाद बात करें दोस्तों सर्टिफाइड सीड की, तो सर्टिफाइड सीड फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है। इसके बैग पर कौन सा टैग लगा होता है दोस्तों? नीले रंग का टैग लगा होता है। और इसकी भौतिक एवं फिजिकल प्योरिटी 98% होती है। दोस्तों, सबसे कम मात्रा में तैयार किया जाने वाला सीड या सबसे कम मात्रा में तैयार होने वाला सीड कौन सा होता है? न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड से कौन सा सीड तैयार किया जाएगा दोस्तों? ब्रीडर सीड। इसके बाद ब्रीडर से फाउंडेशन सीड तैयार किया जाएगा। फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। दोस्तों, कल हमने इनके बारे में डिटेल से बात की। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं किसकी दोस्तों? इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अब उत्तम बीज की उत्पादन की तकनीक। उत्तम बीज उत्पादन की तकनीक यानी कि हम उत्तम बीज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला आता है हमारा बीज का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सीड। कौन सा आता है दोस्तों?
सिलेक्शन ऑफ सीड, पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सीड यानी कि बीज का चुनाव। सबसे पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, हम बीज का चुनाव करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों हमारे पृथक्करण दूरी या खेत का चयन, वह खेत का चयन यानी कि उनके बीच में पृथक्करण दूरी कितनी रखनी है और खेत का चयन करेंगे। इसके बाद फिर इसके बाद में बात करने वाले हैं दोस्तों अपन पृथक, इसके बाद आएगा हमारा सीड डोरमेंसी। क्या आ जाएगा दोस्तों, सीड डोरमेंसी। और फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सीड डोरमेंसी को कैसे ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बीज का चुनाव। दोस्तों उत्तम बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले बीज का चुनाव करेंगे और इसमें बीज फिजिकल रूप से यानी कि भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसमें सीड वीड के सीड सम्मिलित नहीं होनी चाहिए और बीज समान आकार का होना चाहिए और रंग रूप किसकी सीड की प्रकृति पर आधारित होने चाहिए। दोस्तों बीज का चुनाव अपन सबसे पहले करेंगे और फिजिकल और जेनेटिक रूप से 100% प्योर होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अपन क्या करेंगे, पृथक्करण दूरी और खेत का चुनाव। पहले तो बात करते हैं दोस्तों पृथक्करण दूरी क्या होती है। पृथक्करण दूरी क्या होती है दोस्तों, दो खेत होते हैं। ये तो हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, पहला खेत हो गया और ये हमारा हो गया दूसरा खेत। तो दोस्तों इसमें अपन ने क्या बो रखी है, गेहूं की एक प्रजाति बो रखी है अपन ने, कोई सी भी ले लो, सोनार 64 ले लो। इसमें अपन ने दूसरी प्रजाति बो रखी है जैसे सोनालिका है। तो दोस्तों दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रखी जाए, कितनी दूरी रखी जाए कि इनमें आपस में क्या ना हो, पोलिनेशन यानी कि परागरण की क्रिया ना हो पाए। यानी कि अपन सरल भाषा में अपन बोल सकते हैं, सीधे शब्दों में बोल सकते हैं दोस्तों, एक ही फसल की दो विभिन्न प्रजातियों के बीच में पोलिनेशन की क्रिया यानी कि परागरण की क्रिया को रोकने के लिए जितनी दूरी रखी जाती है वो पृथक्करण दूरी कहलाती है। या दूसरे शब्दों में बोले तो दोस्तों फसल के बीजों में या उत्पादित बीजों में जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखने के लिए दो खेतों के बीच या दो फील्डों के बीच जितनी दूरी आवश्यक होती है वो दोस्तों पृथक्करण दूरी कहलाती है। यानी कि ये हमारे ए खेत है और ये हमारा बी खेत। तो दोस्तों एक खेत के अंदर अपने किसी भी क्रॉप की एक वैरायटी बो रखी है और दूसरे के अंदर दूसरी वैरायटी बो रखी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रखी जाए कि उससे इन किस्मों में जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे यानी कि आनुवंशिक शुद्धता बनी रहे। इस दूरी को अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, पृथक्करण दूरी। क्या बोलेंगे, पृथक्करण दूरी। दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा है या फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं एक बार। तो क्या दोस्तों आप सभी को समझ में, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इन दोनों खेतों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी दोस्तों, पृथक्करण दूरी। इसके बाद खेत का चयन। तो इसके उत्तम बीज उत्पादन के लिए दोस्तों अपन खेत का चयन करेंगे, उसमें उसको भौतिक रूप से उसकी फर्टिलिटी क्या है और उसकी उसमें कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट, उनका मैनेजमेंट अपन किस प्रकार करेंगे, वो कई कंडीशंस पर डिपेंड करता है अपन किस प्रकार अपन खेत को क्या करते हैं, चयन करते हैं। दोस्तों पृथक्करण दूरी की देखें तो कुछ क्रॉप्स के मध्य अपन पृथक्करण दूरी की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहले तो बात करेंगे विभिन्न क्रॉप्स के बीच में एक तो आधार बीज और फाउंडेशन बीज। यानी कि आधार बीज यानी कि फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड यानी कि प्रमाणित बीजों के मध्य कितनी अपन को क्या रखनी है, पृथक्करण दूरी रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें जो गेहूं, जई या फिर धान, जो गेहूं, जई या फिर धान की यदि अपन क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं और उसका आधार बीज अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, बो रहे हैं, तो उनमें खेतों में कितने डिस्टेंस रखनी पड़ेगी, 3 मीटर। दोस्तों ये पृथक्करण दूरी किस में है, मीटर के अंदर है दोस्तों। तो गेहूं, जो, जई और धान के बीच में 3 मीटर दूरी रखें किसमें, आधार बीज में। और प्रमाणित बीज में भी दोस्तों 3 मीटर ही दूरी रखी जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी,
मक्का की संकुल किस्मों के बारे में, मक्का की संकुल किस्मों की बात करें तो दोस्तों उसमें 400 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाए, किसके बीच, आधार बीज के मध्य। और प्रमाणित बीजों की बात करें तो उसमें 200 मीटर ही रखेंगे। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्या, मक्का, शंकर मक्का की बात आती है। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है दोस्तों, शंकर मक्का। तो शंकर मक्का के मध्य यदि आधार बीज फाउंडेशन शीट के ऊपर बुआई कर रहे हैं तो उसमें 600 मीटर की दूरी रखी जाएगी। और सर्टिफाइड शीट की यदि अपन बुआई कर रहे हैं तो उसके अंदर अपन 300 रखेंगे, 300 मीटर दूरी रख देंगे। इसके बाद बात कर रहे हैं दोस्तों अपन सोरगम की। बात करें सोरगम की तो सोरगम के अंदर आधार बीज के मध्य दूरी कितने रखेंगे दोस्तों, पृथक्करण दूरी कितने रखेंगे, 200 मीटर। और सर्टिफाइड सीडों के लिए अपन रखेंगे दोस्तों 100 मीटर। बात करें अपन चने की या घोड़ा दाल जिसे अपन बोलते हैं तो इसमें 10 मीटर रखी जाती है आधार यानी फाउंडेशन सीट के बीच। और इसमें रखें प्रमाणित सर्टिफाइड सीट की बात करें तो इसमें रखी जाती है दोस्तों 5 मीटर। इसके बाद बात करें दोस्तों सोयाबीन या फिर मूंगफली की तो इसमें फाउंडेशन सीड्स के लिए अपने यदि बात करें तो 3 मीटर की जाती है। और यदि अपन सर्टिफाइड सीड्स के लिए बात करें तो दोस्तों उसमें क्या रखी जाती है, 3 मीटर। इसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, पृथक्करण दूरी। तो हमने पृथक्करण दूरी की बात कर ली। दोस्तों क्या आपको पृथक्करण दूरी की डेफिनेशन समझ में आ गई? एक बार वापस बताता हूँ, मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप आपकी बार ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दो खेतों के मध्य या दो वैरायटियों के मध्य जेनेटिक प्योरिटी को बनाए रखने के लिए जितनी दूरी रखी जाती है, आपस में जितनी दूरी रखी जाती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, पृथक्करण दूरी कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर दोस्तों सीड डोरमेंसी, सुषुप्ता अवस्था। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, सीड डोरमेंसी के बारे में अपन अब बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों, सीड डोरमेंसी के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं अपन सीड डोरमेंसी सुषुप्त अवस्था को। तो पहले तो बात करें डेफिनेशन ऑफ सीड डोरमेंसी यानी कि सुषुप्त अवस्था की क्या परिभाषा है। तो बात करते हैं दोस्तों परिभाषा के बारे में। दोस्तों बात करते हैं डेफिनेशन की तो सीड की वह स्टेज या बीज की वह अवस्था जिसमें सीड की कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, सक्रियता निलंबित हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाती है सीड डोरमेंसी। यानी कि बीज की वह अवस्था जिसमें फेवरेबल कंडीशंस, ये फेवरेबल कंडीशन यानी कि अनुकूलित वातावरण मिलते हुए भी बीज जर्मिनेट नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों, बीज जर्मिनेट अंकुरित नहीं होता। वह अवस्था क्या कहलाएगी दोस्तों, सीड डोरमेंसी कहलाती है। दोस्तों यह कुछ सीड्स में होती है और कुछ में नहीं होती। तो बात करते हैं सीड डोरमेंसी की। तो टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी की बात करें तो दोस्तों टाइप्स ऑफ सीड डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी प्राइमरी सीड डोरमेंसी, दूसरी होती है सेकेंडरी डोरमेंसी और चौथी होती है इन्फ्रक्टेड डोरमेंसी। यानी कि पहली होती है प्राथमिक, दूसरी होती है द्वितीयक सुषुप्तावस्था और चौथी होती है बल्कृत इनफोर्स्ड डोरमेंसी की बात करते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी, प्राइमरी डोरमेंसी की। तो दोस्तों देखते हैं प्राइमरी डोरमेंसी को। तो बीज की इस डोरमेंसी की बात करें तो सीड की वह डोरमेंसी या डोरमेंसी का वह टाइप्स जिसमें सीड शुष्क भार यानी कि शुष्क भार के रूप में तो क्या कर लेता है, परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, लेकिन अंकुरण के लिए दोस्तों सीड परिपक्व नहीं होता। सीड परिपक्व नहीं होता और वो सीड परिपक्व नहीं होगा तो वो जर्मिनेट भी नहीं होगा। दोस्तों इस प्रकार की डोरमेंसी को अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक सुषुप्तावस्था, प्राइमरी डोरमेंसी बोलेंगे। तो दोस्तों प्राइमरी डोरमेंसी किन के कारण हो सकती है, तो हम बात करते हैं प्राइमरी डोरमेंसी की। तो दोस्तों शुष्क बीज की क्या हार्ड सीड कोट के कारण भी, बीज कवच की कठोरता के कारण क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की डोरमेंसी उत्पन्न हो सकती है। या फिर भ्रूण के अल्पकाल विकास के कारण यानी कि एम्ब्रियो के अपरिपक्व के कारण,
या फिर प्रकाश की आवश्यकता के कारण ये प्राथमिक सुषुप्तावस्था उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों इसमें क्या होगा, सीड होगा वो शुष्क भार के रूप में परिपक्वता प्राप्त कर लेगा, यानी कि उसमें वह शुष्क सूख जाएगा, लेकिन वह फिजिकल रूप से क्या नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, सेकेंडरी डोरमेंसी के बारे में। सेकेंडरी डोरमेंसी में दोस्तों सीड क्या होगा, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में अंकुरित नहीं हो पाएगा। सामान्य परिस्थितियों के अभाव यानी कि अनुकूलित वातावरण नहीं मिलने की उपस्थिति में अब सीड क्या होगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, बलकृत इनफोर्स्ड डोरमेंसी यानी कि बलकृत सुषुप्तावस्था की। तो दोस्तों इसमें सीड क्या होगा, यदि अधिक गहराई में गिर जाएगा, यदि सीड की बुआई अत्यधिक गहराई में कर दी जाएगी तो उसको उचित मात्रा में प्रकाश और वायु नहीं मिल पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की सुषुप्तावस्था क्या बोलते हैं, बलकृत सुषुप्तावस्था बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सीड डोरमेंसी को तोड़ना, यानी ब्रेक ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को अपन किस प्रकार तोड़ेंगे, तो पहला तो आता है दोस्तों हमारा लाइट ट्रीटमेंट। कौन सा आता है दोस्तों, लाइट ट्रीटमेंट। लाइट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दोस्तों लाइट ट्रीटमेंट भी 3 प्रकार का होता है। पहला तापीय एकांतरण, दूसरा होता है शीतन और तीसरा होता है उच्च तापन। तापीय एकांतरण का मतलब होता है दोस्तों कुछ समय के लिए सीड को क्या एक समान टेम्परेचर पर अपन रखते हैं। और शीतन में क्या होता है दोस्तों, उसको कोल्ड वातावरण में यानी कि ठंडे वातावरण में रखा जाता है। और दोस्तों उच्च ताप का मतलब होता है सीड को उच्च ताप यानी कि अधिक ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दृश्य परिपक्वन की अपन बात करते हैं। दोस्तों दृश्य परिपक्वन की बात होगी। फिर दूसरा होगा क्षय चिन्ह यानी स्ट्रेटिफिकेशन, यानी क्या होगा दोस्तों, सीड कोट क्या है, हार्ड है, तो फिर उसको अपन खुरच कर क्या कर देंगे, खुरच कर तोड़ देंगे, या फिर उसको खुरच कर कमजोर बना देंगे, तो हमारा सीड क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। अब खुरचने के प्रोसेस 2 तरीके से होती है दोस्तों, एक तो अपन भौतिक रूप से करें, फिजिकल रूप से उसको खुरचें, और दूसरा होता है केमिकल रूप से यानी कि रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से जैसे कि अपन बात करें इसकी कॉटन की, तो कॉटन को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो उससे उसके सीड कोट को और जो रेशा होता है उसको खत्म कर दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद कुछ रसायनों का भी यूज किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमारा चैप्टर फर्स्ट